यूपीएससी का प्रीलिम्स नॉलेज प्लस लॉजिक से क्लियर होता है। इस प्रश्न के थ्रू दोनों को ही चेक कीजिए और वीडियो को आखिरी तक देखिए। यहां पर आपका एक एक मिनट का इन्वेस्टमेंट आपके एग्जामिनेशन हॉल में एक एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर ही सॉल्व कराएगा, इसका मैं दावा करता हूं। यहां पर प्रश्न है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से। अब एग्जामिनेशन हॉल में आपको पता नहीं है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है, फिर भी आपको 50-50 इसमें से क्या करना है, सेपरेट करना है। अब सोचो, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड नहीं पता है और इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, स्टॉक, बॉन्ड, हेज फंड, वेंचर कैपिटल फंड। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको आप हमेशा सुनते हो, जैसे बॉन्ड हो गया, जैसे स्टॉक हो गया। ये ट्रेडिशनल है। क्यों ट्रेडिशनल है? इसमें ना रिच पीपल और पुअर पीपल दोनों ही पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे भेल एक कंपनी है, इस भेल कंपनी के शेयर को, इस भेल कंपनी के स्टॉक को पुअर पीपल भी परचेज कर सकता है और रिच पीपल भी क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बॉन्ड कहने का मतलब एक पेपर, ये पेपर गवर्नमेंट इशू कर सकती है, कोई कंपनी इशू कर सकती है, आरबीआई इशू कर सकती है और इस पेपर के बदले में क्या दिया जाता है, पैसा। यानी यह भी क्या है, ट्रेडिशनल। आप हमेशा सुनते हो कि इंडिया का स्टॉक मार्केट, बॉन्ड प्राइस बढ़ गया, घट गया, तो ट्रेडिशनल है। तो आपने क्या देखा, अगर स्टॉक ट्रेडिशनल है, बॉन्ड ट्रेडिशनल है, तो फिर ऑल द 4 नहीं होगा, ओनली 3 नहीं होगा। अब आप 50-50 पे चले गए, या तो ओनली 1 या तो ओनली 2। अब सोचो, हेज फंड की बात कर रहा है, वेंचर कैपिटल की बात कर रहा है, इसके बारे में रेयरली सुनते हो। जो चीजें आप रेयरली सुनते हो वो अल्टरनेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव हो जाएगा। तो अल्टरनेटिव हेज फंड भी है, वेंचर कैपिटल फंड भी है। लॉजिक के थ्रू आपने 50-50 एलिमिनेट किया। अब थोड़ा सा नॉलेज की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर क्या होगा, ओनली 2। चलिए इसको देख भी लेते हैं। एग्जामिनेशन हॉल लॉजिक क्या है, तो अल्टरनेटिव क्यों है भाई, स्टॉक हो गया और बॉन्ड हो गया, ये ट्रेडिशनल है। इनके अलावा अल्टरनेटिव चीजें को डिफाइन कौन करता है, तो सेबी डिफाइन करता है। कौन डिफाइन करता है, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता है, डिफाइन करता है। अब हम अगर आपको बताते हैं कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का मतलब क्या हुआ। कुछ रिच पीपल क्या करते हैं, अपने अपने पैसे को एक जगह पर डिपॉजिट करते हैं और इस पैसे को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। कहां पर इन्वेस्ट करते हैं, तो अलग अलग रिस्क के अनुसार उसका इन्वेस्टमेंट होता है। उसीलिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को अलग अलग कैटेगराइजेशन भी किया गया है। जैसे डेवलपमेंट फोकस पर जब ये पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर रिस्क मॉडरेट होता है और ऐसी जगह पर गवर्नमेंट भी क्या करती है, इनकरेज करती है। जैसे कि वेंचर कैपिटल फंड हो गया, जैसे कि एंजल फंड हो गया, जैसे कि एसएमई फंड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया। ये सारे के सारे फंड कैसे हैं, तो डेवलपमेंटल फंड है। यहां पर मॉडरेट रिस्क होता है और गवर्नमेंट भी क्या करती है, इनकरेज करती है। फिर कैटेगरी 2 क्या है, यहां पर मीडियम रिस्क है। कहने का मतलब जैसे रियल एस्टेट फंड हो गया, रियल एस्टेट को डेवलप करने के लिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। यहां पर मीडियम रिस्क है। लेकिन जो कैटेगरी 3 है, यहां पर सबसे ज्यादा रिस्क होता है। मतलब हेज फंड हो गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी फंड हो गया, यहां पर सबसे ज्यादा रिस्क होता है। और रिस्क कौन लेगा, रिच या पुअर, रिच पीपल रिस्क लेते हैं। यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का एग्जाम्पल कौन कौन होगा, हेज फंड होगा, वेंचर कैपिटल फंड होगा। इसका आंसर होगा ओनली 2। एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना था आपको, 50-50 सेपरेट करना था। थोड़ा सा जो कोर नॉलेज है उसको अप्लाई करना था और इसको क्या करना था, सॉल्व कर लेना था। मतलब जो भी ऑप्शन है उसको आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। जैसे बॉन्ड कहा ना, ये ट्रेडिशनल डेट इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड नहीं है। लेकिन जो हेज फंड है यह क्या है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की कैटेगरी में है। मैंने इसको समझा दिया। आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। इस पीडीएफ को भी आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। यहां जो दूसरा प्रश्न है, यह क्या कह रहा है, कह रहा है ना,
सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई किन किन सोर्सेज से पैसा कमाती है। अब देखो यहां पर 5 ऑप्शन दिया हुआ है। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसको देखना होता है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछ रहा है करेक्ट क्या है, तो इसमें से ढूंढो इनकरेक्ट क्या है। आरबीआई का जो इनकम है वो कहां कहां से आता है। अगर हम देखते हैं इसमें लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनी, कहने का मतलब कभी भी आपने यह सुना है क्या कि टाटा टाटा डायरेक्ट आरबीआई से जाकर के पैसा ले रहा है, मैं डायरेक्ट आरबीआई से जाकर के पैसा ले रहा हूं? नहीं, आपने कभी भी नहीं सुना है। आपने हमेशा सुना है कि टाटा जो है वह पीएनबी से जाकर के पैसा ले रहा है। आपने यह भी सुना है कि पीएनबी आरबीआई से पैसा ले सकता है। इसीलिए कहा जाता है आरबीआई क्या है, ये बैंकर का बैंक है, बैंकर्स बैंक है। किसका बैंक है? बैंकर्स बैंक। तो बैंक को ये पैसा देता है, नहीं कि इंडिविजुअल को देता है, नहीं कि किसी प्राइवेट कंपनी को देता है। तो आपका यहां पर एलिमिनेशन काम करेगा। यानी जो एग्जामिनेशन हॉल लॉजिक है स्टेप 1 में, एलिमिनेशन यहां पर आपके लिए गोल्ड माइन की तरह काम करेगा। कहने का मतलब जो फोर्थ स्टेटमेंट है लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनी, यह करेक्ट है। आरबीआई प्राइवेट कंपनी को नहीं देता है। कहने का मतलब आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक, इट्स लेंड्स टू कमर्शियल बैंक विया रेपो रेट, जो हम लोगों ने पीटी 365 में पढ़ा था। इट नेवर लेंड्स डायरेक्टली टू प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनी, जैसे कि रिलायंस हो गई, टाटा हो गई। इस कदर से आप क्या कहेंगे, स्टेटमेंट 4 क्या है, गलत है। अब देखो जैसे ही स्टेटमेंट 4 गलत हो गया ना दोस्त, तो क्या होगा, 4 सी में है, 4 बी में है। अब या तो ए होगा या तो डी होगा। आपने लॉजिक लगाया और लॉजिक लगा करके 50-50 कर दिया। अब आप इसमें देखो दोनों में कॉमन कौन है, 1 और 2। इसका मतलब 1 सही होगा, 2 सही होगा। देखो ना जरा स्टेप 2 में जो बाइंग एंड सेलिंग है गवर्नमेंट बॉन्ड का, इसी को तो ओएमओ कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें क्या होता है गवर्नमेंट के सिक्योरिटी को ओवरनाइट सेल परचेज किया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ओएमओ। और इससे आरबीआई क्या करता है, पैसा कमाता है। वहीं पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, जो आरबीआई है यह क्या करता है, यह फॉरेक्स को मेंटेन करता है। फॉरेक्स को मेंटेन जब करता है तो यहां से इंटरेस्ट को अर्न करता है। इसका मतलब यह भी क्या है, आरबीआई का इनकम का सोर्स है। लेकिन एक और चीज देखो, क्या देखो, पेंशन फंड मैनेजमेंट। भाई कभी आपने सुना है कि आरबीआई पेंशन को मैनेज करता है? नहीं, पेंशन को मैनेज करने के लिए क्या बनाया गया है, पीएफआरडीए बनाया गया है, यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो क्या करता है, पेंशन फंड को मैनेज करता है, न कि आरबीआई इसको मैनेज करता है। इसका मतलब जो यहां पर स्टेटमेंट 3 है यह भी गलत है। अब देखो 3 गलत हो गया, हालांकि 3 से इसमें कोई डिसीजन हो नहीं रहा था। अब आपको चेक करना है 5th, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट। यहीं पर एग्जाम में क्या होगा, नॉलेज की जरूरत होगा। हम सोचेंगे कि जो आरबीआई है सर्टेनली प्रिंट करता है, किस चीज को प्रिंट करता है, करेंसी नोट को प्रिंट करता है। तो क्या यहां से वो पैसा कमाता है? सोचो 100 रुपए के नोट को प्रिंट करने में कितना रुपया लगा होगा, मैक्सिमम 1 रुपया लगा होगा एक 100 रुपए के नोट को प्रिंट करने में। लेकिन आरबीआई किसी को देगा तो कितना देगा, 100 रुपया। और इंटरेस्ट कितने रुपए पर लेगा, 100 रुपए पर इंटरेस्ट लेगा। यानी प्रिंट करने में 1 रुपया लगा और इंटरेस्ट ले रहा है 100 रुपए पर। अगर आरबीआई 5% का इंटरेस्ट ले रहा है, इसका मतलब वह जब लेगा पूरा पैसा तो 105 रुपए लेगा। देखो 1 रुपया लगा इसको प्रिंट करने में और इसने टोटल कमा कितना लिया, 104 रुपए। यानी सबसे ज्यादा आरबीआई पैसा किससे कमाता है, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट। इसको एक स्पेशल टर्म के नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं सेन्योरेज। इसको हम देखते हैं क्या कहते हैं इसको, इसमें मेंशन किया गया होगा, यस, सेन्योरेज।
यह क्या है, आरबीआई करेंसी को प्रिंट करता है, जब प्रिंट करता है तो वहां से सबसे ज्यादा पैसे को अर्न करता है। अब देखो, जब आप इस क्वेश्चन को देख लिए तो आपको पता चल गया कि इसका आंसर डी होगा, 1, 2 एंड 5 इसका आंसर होगा। अब इस प्रश्न से अगर आप 2026 का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो क्या सीखोगे? क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू बहुत कुछ सिखाता है। रिमेंबर कर लीजिए, आरबीआई इज अ रेगुलेटरी बॉडी, नॉट ए कमर्शियल बैंक। आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है, ना कि कमर्शियल बैंक। अगर कमर्शियल बैंक होता तो इंडिविजुअल को पैसा देता, प्राइवेट कॉर्पोरेट को पैसा देता, लेकिन यह एक रेगुलेटरी बॉडी है, बैंकर्स बैंक है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। हमेशा आरबीआई से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, 2026 में भी देखने को मिल सकता है। प्रश्न कह रहा है, यहां पर भी आपको लॉजिक लगाना है। प्रश्न नंबर 3 है सेट ए का, ऑर्गेनाइजेशन है, सम ऑफ इट्स फंक्शन और इट्स वर्क। देखो, करे डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, यानी ईडी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ईडी। और कह रहा है इन्फोर्समेंट ऑफ द फुगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। अब यह भी इकोनॉमी से रिलेटेड है और यह भी इकोनॉमी से रिलेटेड है, मैं इस दोनों में सहमत हूं। अब इट वर्क्स अंडर इंटरनेशनल सिक्योरिटी डिवीजन 1, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। अब देखो, ये इन्फोर्समेंट है और यह किस से रिलेटेड है? इकोनॉमी से रिलेटेड है। आप यहां पर लॉजिक लगाओ, अगर इकोनॉमी से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी से ही रिलेशन होना चाहिए। इसका मतलब जो वन का मैच है वो नहीं हो रहा है। अगर वन का मैच नहीं हो रहा है तो फिर आपके इस 4 ऑप्शन में से क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? ओनली वन, ओनली टू और ऑल थ्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक तो ऐसे ही गलत हो गया। अब आप क्या करो, एग्जामिनेशन हॉल लॉजिक लगाओ। एग्जामिनेशन हॉल लॉजिक लगाओ। स्टेप 1 क्या कह रहा है? जो डिपार्टमेंटल ट्रैप है, यहां पर यूपीएससी ने ट्रैप में फंसा रखा है। जो रॉ 1 है वहां पर फैक्ट चेक करना जरूरी है। जो ईडी है वह किस चीज के वर्क को हैंडल करता है? मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एक्ट को हैंडल करता है। फुगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जैसे विजय माल्या हो गया, वह हमारे देश में करप्शन करके हमारे देश से भाग जाता है, फुगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हो जाता है। अब क्या कह रहा है? ऐसे ऐसे एक्टिविटी को क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर रखा जाएगा? नहीं। यानी फैक्ट चेक अगर आप करोगे एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको करेक्शन मिलेगा। क्या चीज? कि जो ईडी है वह एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है। तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? रॉ 1 इज इनकरेक्ट। रॉ 1 क्या है? इनकरेक्ट है। दूसरे स्टेप पे चलो। जो यहां कह रहा है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जो रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, यह कह रहा है इन्फोर्सेस द प्रोविजन ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962। अब चूंकि यह भी रेवेन्यू से रिलेटेड है, यह भी रेवेन्यू से रिलेटेड है, यहां तक हम सोचते हैं। फिर कह रहा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बिल्कुल यह सही हम करेंगे। क्यों? क्योंकि फाइनेंस फाइनेंस यहां पर हमको ट्रैप में नहीं फंसना है। पहला स्टेटमेंट ट्रैप में रखा था, अब दूसरा सही है, पहला गलत है, तो नॉन तो नहीं होगा। अब आप 50-50 पर पहुंच गए। अब या तो ओनली 1 होगा या ओनली 2 होगा। अब आ जाओ किधर? अब हम लोग देखते हैं किधर, अब फैक्ट चेक करते हैं। जो स्टेटमेंट 3 है इसका फैक्ट चेक करते हैं। कह रहा है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट इज द टेक ब्रेन फॉर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम। इट हैंडल्स द जीएसटीएन बैकएंड एंड बिग डेटा फॉर नैबिंग टैक्स एवेडर। बिल्कुल, ये जो स्टेटमेंट है क्या कह रहा है? जनरल ऑफ सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट। यह डेटा मैनेजमेंट से है, रुपये से रिलेटेड है, तो बिल्कुल रुपये से रिलेटेड मिनिस्ट्री भी होगा। और जो यहां पर एक्ट है, टैक्स इवेजन करने का रूल है, यह भी इसी से रिलेटेड है। तो अगर आप 50-50 पर एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए ना, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है। तो या तो ओनली 1 या तो ओनली 2, अपने लॉजिक के अनुसार ओनली 2 लगाओ। कहने का मतलब हमको सिर्फ ट्रैप को देखना है, ट्रैप को देख करके अपने आप को क्या करना है? एलिमिनेशन वाला लॉजिक लगा लेना है। और
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपके पास 2026 के लिए क्या होगा, ट्रैप को सबसे पहले चेक करना है। अगर यहीं पर हम देखते हैं, कह रहा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया टू सबमिट अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। क्या कह रहा है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। ध्यान दीजिए, सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा है, यह बात हमको सीखना है। और यहीं पर क्या कर रहा है, ऑल द लिस्टेड कंपनी। सबसे पहली बात, कुछ चीजें ना देखना होता है, जैसे ऑल हो गया, नॉन हो गया, एक्सक्लूसिव हो गया। अगर ऐसे ऐसे स्टेटमेंट वर्ड हमको दिखाई देते हैं तो ये ज्यादातर क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो एग्जामिनेशन हॉल लॉजिक क्या लगाओगे आप, पहला लॉजिक कि जो यहां पर फिल्टर करना है उसको देखना है। यहां पे कह रहा है लिस्टेड कंपनी। अब लिस्टेड कंपनी कहने का मतलब क्या हुआ, कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट मतलब हम कह रहे हैं स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट को कौन देखता है, स्टॉक मार्केट को सेबी देखता है। कौन देखता है दोस्त, सेबी देखता है। अगर स्टॉक मार्केट को सेबी देखता है तो फिर आरबीआई की बात कहां से हो रही है, पहला स्टेटमेंट 100% गलत है। हम कह सकते हैं कि हमारे लॉजिक के अनुसार यह कतई नहीं बैठता है कि यह कुछ होने वाला है। लॉजिक फिल्टर भी लिखा हुआ है यहां पर, इन इंडिया हु रेगुलेट्स लिस्टेड कंपनीज, इट इज द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नॉट द आरबीआई। आरबीआई रेगुलेट्स बैंक एंड एनबीएफसी, नहीं कि कैपिटल मार्केट। यानी फैक्ट क्या है, सेबी इंट्रोड्यूस द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट इन 2021। यानी जो आप बात कर रहे हो BRSR रिपोर्ट की, इसको सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था 2021 में। और जो भी लिस्टेड कंपनी है लगभग 1000, इनको मैंडेटरली कहा था कि आपको अपने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को पेश करना है। यानी एग्जामिनेशन हॉल लॉजिक से आपने क्या चेक किया, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरे स्टेप में चलो, कह रहा है अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ BRSR। अब सोचो ना, सस्टेनेबिलिटी 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 कब होगा, जो भी कंपनियां होंगी वो किस पर खर्च करेंगी, वाटर पर खर्च करेंगी, एयर क्वालिटी को ठीक करने के लिए खर्च करेंगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगी, तब जाकर के सस्टेनेबिलिटी होगा। यानी इट सेज द डिस्क्लोजर आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल, बिल्कुल नॉन फाइनेंशियल की बात कर रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है, जो ट्रेडिशनल एनुअल रिपोर्ट होता है वह फोकस करता है, किस पर फोकस करता है, प्रॉफिट पर। किस पर फोकस करता है, लॉसेज पर। किस पर फोकस करता है, बैलेंस शीट पर। यानी जो ट्रेडिशनल एनुअल रिपोर्ट आएगा वो प्रॉफिट पर बात करेगा, लॉस पर बात करेगा, बैलेंस शीट पर बात करेगा। लेकिन जब सस्टेनेबिलिटी पर रिपोर्ट आएगा तो वह सिर्फ प्रॉफिट, सिर्फ लॉसेज, सिर्फ बैलेंस शीट को नहीं देखेगा। वह किस चीज को देखेगा, कार्बन कितना रिड्यूस हुआ, इंप्लाई जेंडर रेशियो कितना इंक्रीज हुआ, एंटी करप्शन पॉलिसी कितना काम की। तो ध्यान दीजिए, सस्टेनेबिलिटी वर्ड को चेक करना है। जैसे ही सस्टेनेबिलिटी वर्ड को चेक करेंगे तो ये नॉन फाइनेंशियल कंपनी से रिलेटेड आ जाता है। कहने का मतलब सोशल वर्क, क्लाइमेट चेंज पर वर्क करने वाली कंपनियों से रिलेटेड आ जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या मिलता है कि यह स्टेटमेंट क्या है, सही है, नॉन फाइनेंशियल है। यानी जो दूसरा स्टेटमेंट है वह सही है। तो वन इज रॉन्ग, ओनली बी इसका क्या होगा, आंसर। अब देखो, इस प्रश्न को सॉल्व करने के पास आपके पास एक लॉजिक है, अप्रोच है 2026 के लिए। दिस इज ए क्लासिक यूपीएससी ट्रैप वेयर दे स्वैप द रेगुलेटर। मतलब आरबीआई को सेबी की जगह पर रख देगा, सेबी को आरबीआई की जगह पर रख देगा, स्वैप कर देगा। अगर ऐसा करता है तो हमेशा आप अपने आप से पूछिए, डज दिस बॉडी हैव द जुरिस्डिक्शन, क्या सेबी, क्या आरबीआई के पास वह काम करने का अधिकार है। आपका जवाब जो मिलेगा उसी के अनुसार आपको टिक करना है। यानी जो सेबी है वह किसके लिए है, स्टॉक मार्केट के लिए है। और जो आरबीआई है किसके लिए है, मनी सप्लाई और बैंक के लिए है। यह चीज आपको याद कर लेना है, हेल्प करेगा आपको अगले एग्जाम में। यहां पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कह रहा है इसको देखिए, आपके स्क्रीन पर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है, इन इंडिया इनकम फ्रॉम एलाइड, देखो यहां पर आप, एलाइड
agricultural activities like poultry farming, wool rearing in rural areas is exempted from any tax. अब फिर से यहां पर एक्सट्रीम शब्द आया है, क्या कह रहा है? एनी टैक्स, किसी भी टैक्स से। मैंने क्या कहा है? नॉन, एक्सक्लूसिव, ओनली, एनी, ऐसे शब्द ज्यादातर गलत होते हैं। तो क्या कीजिए, एग्जामिनेशन हॉल लॉजिक का कॉन्सेप्ट लगाइए। स्टेप 1 क्या कह रहा है यहां पर? जो एग्जामिनेशन हॉल लॉजिक है उसका स्टेप 1 कह रहा है डू फैक्ट चेक। अब यहां पर एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेंट्रल इनकम टैक्स, जो कि सेक्शन 10 क्लाउज 1 कहता है। हाउ एवर द definition of agriculture income is very specific. It generally includes income from land. ये बात तो सही है, लेकिन फंसता कहां है आदमी यहां पर? क्रूशियल डिस्टिंक्शन क्या है? जो अलाइड एक्टिविटीज है, जैसे वूल रियरिंग, जैसे पोल्ट्री, इसको ना बिजनेस इनकम के तौर पर ट्रीट किया जाता है। अगर कोई पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है, वूल रियरिंग कर रहा है, तो ऐसे इनकम को बिजनेस इनकम के तौर पर ट्रीट किया जाता है। तो फिर क्या ये टैक्स से एग्जेम्प्ट होंगे? नहीं, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग, वूल रियरिंग, यह क्या है? यह आपका बिजनेस एक्टिविटी में काउंट करता है। तो इसका रिजल्ट क्या कहता है? स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि यह ब्लैंकेट क्लेम लगा रहा है एग्जेम्पशन फॉर अलाइड एक्टिविटी दैट आर एक्चुअली टैक्सेबल। ब्लैंकेट मतलब एनी 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 की बात कर रहा है ना, तो आप समझ सकते हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है? कैपिटल एसेट की बात कर रहा है। अब देखो, अगर आप अपने घर को बेचते हो, हाउस को बेचते हो, हाउस को क्या करते हो? सेल करते हो, तो इस पर जो भी कैपिटल गेन लगा होगा उस पर टैक्स जो लगेगा उसको कहेंगे कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स मतलब आपका घर था 100 रुपए का, आपने इसको बेचा 150 रुपए का, आपको 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कितने रुपए का? 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इस 50 रुपए पे एक्चुअली क्या लगना चाहिए था? टैक्स लगना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली यहां पर एग्जेम्पशन है। क्या एग्जेम्पशन है? इस कॉन्सेप्ट को देखिए, क्या कह रहा है? इफ यू सेल अ हाउस यू पे कैपिटल गेन टैक्स बिकॉज द हाउस इज कैपिटल एसेट। हाउएवर द एक्ट स्पेसिफिकली एक्सक्लूड्स रूरल एग्रीकल्चरल लैंड फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ कैपिटल एसेट। इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लो। यूपीएससी ऐसी जगहों से अब क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी स्पेशली रूरल एग्रीकल्चरल लैंड फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ कैपिटल एसेट हटा दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? जो फार्मर हैं वह रूरल लैंड को जब सेल करेंगे तो फिर उनको कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना है। इसका मतलब क्या हुआ? स्टेटमेंट 1 रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 करेक्ट। अब देखो, अगर 1 रॉन्ग है, दूसरा सही है, तो फिर इसमें आंसर क्या होगा? बोथ 1 एंड 2। अब ये तो होगा ही नहीं, हमको चेक करना है कि 1 रॉन्ग है और दूसरा करेक्ट है। 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। यस, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। जैसे ही एक गलत एक सही दिखाई दिया तो हम और सबको देखने की हमें जरूरत ही नहीं है। यानी स्टेप 3 में क्या कह रहा है? आंसर आप डायरेक्ट यहां पर पहुंच जाएंगे डी पर। अब 2026 के लिए आपका क्या लॉजिक है? ऑलवेज बी केयरफुल विद द वर्ड अलाइड। अलाइड, जहां पर अलाइड लिखा हुआ था ना, while wheat and rice farming are tax exempted they mentioned you move to poultry। मतलब अलाइड एक्टिविटी की बात कर रहा है, पोल्ट्री, बी कीपिंग, एनिमल हस्बेंड्री, यहां पर टैक्स लॉ चेंज होगा। और एक और शब्द ब्लैंकेट क्लेम जो कर रहा है, ऐसा ब्लैंकेट क्लेम अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में करता है तो फिर वहां पर आपको बचना है। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यहां पर इंडिया हैज ज्वाइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज ए मेंबर। हमें नहीं पता है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का मेंबर बना है कि नहीं बना है, मुझे नहीं पता है। हमें ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इनकरेक्ट शब्द को, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। क्योंकि करेक्ट पूछ रहा है, हमें इनकरेक्ट देखना है। अब देखो, इंडिया इज ए रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल, फिर से प्रश्न में क्या शब्द आया? ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट हैज आइडेंटिफाइड। अब सोचो, हम
इंपोर्ट करते हैं। किसको इंपोर्ट करते हैं? लिथियम को। कहां से? लिथियम ट्रायंगल से इंपोर्ट करते हैं। हम इंपोर्ट करते हैं कोबाल्ट को, निकल को, इन सारी चीजों को इंपोर्ट करते हैं। अगर हमारे यहां ये सारे अवेलेबल होते तो क्या हम इंपोर्ट करते? आप आंख बंद करके इस स्टेटमेंट को गलत कीजिए। जैसे ही आपने दूसरा स्टेटमेंट गलत किया, ए कैन नेवर बी द आंसर, बी कैन नेवर बी द आंसर एंड डी कैन नेवर बी द आंसर, आपका आंसर मिल गया। और आपका आंसर क्या है? सी। एलिमिनेशन से 100% यह क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब आप देख लो लॉजिक। लॉजिक स्टेप 1 में क्या करो? फैक्ट को चेक करो, कंटेक्स्ट को आप क्या करो? पढ़ो। रिजल्ट पर आप पहुंचोगे, 1 इज करेक्ट। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का इंडिया हिस्सा बना, और मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप कौन लीड करता है? यूएस लीड करता है, इसका हिस्सा बना था, इसीलिए यह न्यूज में था। अब अगर आप स्टेप 2 में जाते हो तो बिल्कुल एक्सट्रीम वर्ड को फिल्टर कर लो। एक्सट्रीम वर्ड क्या है यहां पर? ऑल। ठीक है, मैंने लॉजिक आपको समझा दिया, आप इसको पढ़िए। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्सप्लेनेशन कम, आपको लॉजिक ज्यादा दिया गया है, और प्रीलिम्स को क्लियर करने का बहुत जरूरी है लॉजिक समझना। आपको महज 30 क्वेश्चन ही आते होंगे एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए कम से कम 50 क्वेश्चन को सही करना है। 20 क्वेश्चन लॉजिक के दम पर सही होते हैं। ठीक है, स्टेप 3 में देखिए, यस, जो माइंस मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 से इसमें अमेंड किया गया है। अगर हम मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को ज्वाइन कर रहे हैं तो अमेंडमेंट जरूर ही हुआ होगा, यह हम सोच सकते हैं। तो इस लॉजिक से यह प्रश्न बनता है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, यह क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, और हमसे पूछ क्या रहा है? कौन कौन स्टेटमेंट सही है और किसको जस्टिफाई कर रहा है। ध्यान से देखिए, ध्यान से। As regard to return from an investment in a company, generally bondholders are considered to be relatively at lower risk than stockholder। अब देखो मैं इसको समझाता हूं। स्टॉक होल्डर कहने का मतलब क्या हुआ? स्टॉक होल्डर कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो टाटा की कंपनी का शेयर है, जैसे टाटा मोटर, इसका शेयर है। अगर इसके शेयर को आपने परचेज किया है तो आप इस कंपनी के छोटे से हिस्से का मालिक है। क्या है? मालिक। यू आर द ऑनर। अगर गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया है, बॉन्ड एक पेपर पर लिख कर दिया है कि उसको पैसे की जरूरत है, आप उस बॉन्ड को देख करके आपने गवर्नमेंट को पैसा दिया है, गवर्नमेंट आपको क्या कर रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है। उसी प्रकार से टाटा मोटर ने क्या रिलीज किया है? बॉन्ड। बॉन्ड, इस बॉन्ड के बदले आपने क्या दिया है? पैसा। यानी आप बॉन्ड होल्डर हो। जो बॉन्ड के लिए पैसा देता है वह क्या होता है? मालिक नहीं होता है। यह मालिक नहीं होता है। बॉन्ड होल्डर इज नॉट ए मालिक। अब इसी दोनों कॉन्सेप्ट पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कह रहा है एज रिगार्ड टू रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी, जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर। सीधी सी बात, जिसने कर्ज दिया है उसको पहले पैसा दिया जाएगा, मालिक सबसे बाद में अपने पैसे को लेता है। स्टेटमेंट 1 सही है। अब स्टेटमेंट 2 को देखो। बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू अ कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ऑनर। अभी अभी मैंने आपको समझाया है। अब आपको क्या करना है? अब आपको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को दोनों को एक साथ ही कंपेयर करना है। अगर 1 सही है तो 2 ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अब कह रहा है फॉर रीपेमेंट, अगर किसी भी कारण बस यह जो कंपनी है टाटा मोटर की, यह इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी के पास पहुंच जाती है तो ऑनर को, बॉन्ड होल्डर को पैसा प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले किसको प्रोवाइड किया जाएगा? जो कर्ज दिया होगा उसको प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद मालिक को दिया जाएगा। यानी बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू, ये तो बता दिया मैं। फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज ओवर स्टॉक होल्डर्स। बिल्कुल बॉन्ड होल्डर्स को ही प्रायोरिटाइज किया जाता है। इसका मतलब क्या है? स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट। ये स्टेटमेंट 2 और 3 दोनों के दोनों करेक्ट हैं, और 1 को क्या कर रहे हैं? जस्टिफाई कर रहे हैं। ये इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड
पर यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है और 2025 का जो क्वेश्चन है इसमें भी एप्लीकेशन पर पूछ दिया है। अब आपको क्या करना है, जो एग्जामिनेशन हॉल लॉजिक का कॉन्सेप्ट है उसको लगाना है। वीडियो को पॉज कीजिए और इस लॉजिक को पढ़िए, नहीं तो इस पीडीएफ को जाकर के टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए। स्टेप 1 में मैंने लॉजिक बताया है कि फैक्ट को कैसे चेक कीजिए, बॉन्ड क्या होता है और लॉजिक आप कैसे लगा सकते हो और रिजल्ट पर कैसे आप पहुंच सकते हो। ध्यान रखिएगा, जब आप जिम में जाओगे ना, पहले दिन थोड़ा दर्द होगा, लेकिन 10 दिन जैसे कर लोगे आपकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। अभी जो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं ना, थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप 1-2 साल का क्वेश्चन बना लोगे, जैसे मैं बनवा रहा हूं ऐसे ही बनवाऊंगा। इस वीडियो के बाद दूसरा वीडियो आने वाला है। तो बहुत तेजी से एग्जामिनेशन हॉल में क्या करोगे, लॉजिक लगा करके क्वेश्चन को ज्यादा सही करने का प्रयास कर लोगे। स्टेप 2 में क्या है, जो लिक्विडेशन हायरार्की है, कहने का मतलब जब बैंक अपना पैसा लेगा, जब कंपनी को इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के थ्रू नीलामी कर दी जाएगी, एसेट को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, तो वो पैसा किसको किसको दिया जाएगा, तो यहां पर आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को भी हमने क्या किया, सॉल्व किया विद द लॉजिक। लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट विथ द नॉलेज। अगर लॉजिक है नॉलेज के साथ तो फिर देखिएगा प्रश्न आसानी से बनेंगे। और अगर आप अब तक 10 क्वेश्चन ज्यादा सही करते थे तो अब इसके बाद 15 क्वेश्चन ज्यादा सही करेंगे। लॉजिक इज इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है यहां पर, इंडिया अकाउंट्स फॉर ए वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली, दस एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम। अब यह जो फैक्ट है नहीं पता, लेकिन फिर भी इंडिया को कह रहा है ना कि जितना भी इक्विटी ऑप्शन है, यानी हमारा जो स्टॉक मार्केट है, ग्लोबल लेवल पर बहुत ज्यादा बूम कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग लार्ज अमाउंट पर क्या कर रहे हैं, कंट्रैक्ट ऑप्शन को शो कर रहे हैं। अब इसको रहने दो, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है करेक्ट, और करेक्ट तक पहुंचने के लिए इनकरेक्ट को ढूंढो। इंडियाज स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट, ओवरटेकिंग हांगकांग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सम पॉइंट ऑफ टाइम, ये भी नहीं पता ना, रॉन्ग को ढूंढना है। देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी, यह शब्द देख करके आपको पहले ही कॉन्सियस हो जाना है। देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी आइदर टू वार्न द स्मॉल इन्वेस्टर अबाउट द रिस्क ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग और टू एक्ट द अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ दिस रिगार्ड। अब सोचो ना, इंडिया इतना बड़ा देश है और हमारी जो स्टॉक मार्केट है वह दुनिया में कई देशों से ऊपर आती है। तो इस स्टॉक मार्केट में अगर पुअर पीपल इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या इसके रिस्क को एसेस करने के लिए कोई बॉडी नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। आंख बंद करके इस स्टेटमेंट को आप गलत करो, जैसे ही गलत करोगे आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। विदाउट नोइंग द फैक्ट यू हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, आपके प्रीलिम्स क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि लॉजिक लगा करके जब आप सॉल्व करोगे तो जो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा था वह आपने जरूर सॉल्व किया, जो नहीं आ रहा था उसको लॉजिक से सॉल्व किया, आपकी प्रीलिम्स गारंटेड हो जाएगी। अब देखो, एग्जामिनेशन हॉल लॉजिक मैंने कैसे कैसे लगाया है। स्टेप 1 में ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, खुद से पढ़नी है, खुद से पढ़नी है, डेटा पॉइंट को भी देखनी है। हालांकि मैंने अभी अभी आपको क्या किया है, बताया है। यहां पर एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने आसानी से सॉल्व कर दिया। मतलब स्टेप 3 में कहो रेगुलेटर, यह एक्सट्रीम ट्रैप है। द स्टेटमेंट क्लेम्स देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी टू वार्न इन्वेस्टर और एक्ट अगेंस्ट फिनफ्लुएंसर। कोई भी व्यक्ति यूट्यूब पर आकर के कह रहा है कि इस स्टॉक को परचेज कर लो, इस स्टॉक को सेल कर दो, इसको चेक करने वाला कोई बॉडी नहीं है। है सेबी, चेक करती है। कौन है भाई? सेबी है। यह क्या करती है? चेक करती है। और इसको चेक करने के लिए अभी 2026 का जो बजट आया है इसने भी क्या किया है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दिया है। तो देखिए यह तो गलत है ही। एलिमिनेशन से सॉल्व। अब ऐसे प्रश्नों से आप क्या सीख सकते हो, सीखना जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सिखाता है। यूपीएससी लव्स टू टेस्ट योर नॉलेज ऑफ करंट इकोनॉमिक माइलस्टोन। अगर हमारा देश कहीं पर ज्यादा अच्छा कर रहा है, जैसे हम दुनिया की
पांचवी अर्थव्यवस्था है। हम राइस प्रोडक्शन में चाइना को पीछे कर दिए, ये हमारा अचीवमेंट है। जो हमारा अचीवमेंट है, इस अचीवमेंट को एडवर्टाइज करना जरूरी होता है। यूपीएससी भी से चीजों पर क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, ऐसे चीजों को आपको ध्यान में रखना है और 2025 के क्वेश्चन से 2026 के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है। अगला प्रश्न है, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस इमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। देखो, सर्कुलर इकोनॉमी कहने का मतलब क्या हुआ? 3R प्रिंसिपल पर काम करता है। 3R, रिड्यूस, रिड्यूस, रीयूज, रीयूज एंड रिसाइकल। रिसाइकल मतलब हमको चीजों को यूज करना, रिड्यूस करना है, उसको दोबारा रीयूज करना है और उसको रिसाइकल करके फिर से क्या करना है? इस्तेमाल करना है। एग्जामिनेशन हॉल लॉजिक यानी कॉन्सेप्ट लगा लो, ए सर्कुलर इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। यानी आपका जो स्टेटमेंट 1 है वह सही है। क्या है? सही है। अब आप काम करो, जो स्टेटमेंट 1 है इसके साथ आप कंपेयर करो। किस स्टेटमेंट को? स्टेटमेंट 3 को। स्टेटमेंट 2 को रहने दो, स्टेटमेंट 1 के साथ स्टेटमेंट 3 को कंपेयर करो। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस, अभी मैंने कहा ही कि जो सर्कुलर इकोनॉमी है वह 3R प्रिंसिपल पर काम करता है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है, यानी 1 एंड 3 आर 100% करेक्ट। अब दूसरा देखो, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हम चीजों को रीयूज करेंगे तो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी बोथ सेकेंड एंड 3 आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट लगाना है, लॉजिक लगाना है। यानी ऐसे प्रश्नों से हम समझ सकते हैं कि 2026 के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां पर देखो, जो 10वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कैपिटल रिसीट्स क्रिएट अ लाइबिलिटी। कैपिटल रिसीट क्या है? बताता हूं। यह लाइबिलिटी क्रिएट करता है या कॉज ए रिडक्शन इन द एसेट ऑफ गवर्नमेंट। अब सोचो ना, अगर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? सेल कर दिया। क्या सेल कर दिया? अपने एसेट को सेल कर दिया। तो सेल करने के बाद उसको जो पैसा मिलेगा वह क्या होगा? कैपिटल रिसीट होगा। अगर गवर्नमेंट ने किसी एसेट को सेल किया है, इसका मतलब अपने एसेट को रिड्यूस किया है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है। अभी भी नहीं समझे? जब नहीं समझे तो एग्जामिनेशन हॉल लॉजिक लगाओ। यहां पर एग्जामिनेशन हॉल लॉजिक मैंने क्या लिखा है? ये जो कैपिटल रिसीट का डिफिनीशन है, बुक किस डिफिनीशन है? द टेक्निकल डिफिनीशन। फैक्ट क्या है? इन द बजट रिसीट divided into revenue and capital. Capital receipts are those that either create a liability or reduce an asset. बिल्कुल बुक का ही डिफिनीशन लिख दिया है, यह टेक्स्ट बुक डिफिनीशन है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही है। दूसरा स्टेटमेंट, बोरोइंग एंड डिसएडवेंटमेंट आर कैपिटल रिसीट्स। अब सोचो ना, गवर्नमेंट ने क्या किया? मान लो गवर्नमेंट का कंपनी है भेल, भेल के शेयर को बेच दिया। 49% शेयर को क्या कर दिया? बेच दिया। भाई बेचा तो बेचने के बदले क्या मिला? इसको पैसा मिला। तो यह क्या है? कैपिटल रिसीट है। और देखो ना, जब सेल कर दिया तो अपने एसेट को रिड्यूस तो कर ही दिया ना। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट अ लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब आप सोचो, क्या इंटरेस्ट जो अर्न करती है गवर्नमेंट वो लाइबिलिटी क्रिएट करता है? सोचिए, जल्दी से सोचिए। चलिए स्टेप 3 को हम लोग देखते हैं। स्टेप 3 को देखते हैं। यहीं पर ट्रैप है, द इनफ्लो ट्रैप। यहां फैक्ट चेक कीजिए। व्हेन द गवर्नमेंट गिव्स ए लोन टू अ स्टेट और अनदर कंट्री, इट अर्न्स इंटरेस्ट। जब भी गवर्नमेंट लोन देती है तो लोन पर क्या अर्न करती है? इंटरेस्ट को अर्न करती है। ठीक है, अब लॉजिक लगाइए यहां पर। इंटरेस्ट इज रेगुलर रिकरिंग इनकम दैट डज नॉट रिड्यूस द गवर्नमेंट एसेट और क्रिएट ए न्यू डेट।
इट इज कैटेगराइज्ड एज नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। देखो यहां से एक और चीजें आपको सीखने को मिलती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। यूपीएससी इसके बाद आपसे पूछ सकता है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट क्या होता है। अब लाइबिलिटी चेक कर लो आप यहां पर, रिसीविंग इंटरेस्ट डज नॉट मेक द गवर्नमेंट लायबल टू एनीवन। अगर हम किसी को लोन दिए हैं और लोन पर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या हम किसी के प्रति लायबल हैं कि हम उस पैसे को हमको चुकाना है? नहीं, हम तो अर्निंग कर रहे हैं, वो बिना टैक्स को पाए हम अर्न कर रहे हैं। और गवर्नमेंट भी नॉन टैक्स रेवेन्यू अर्न करती है किस चीज से? किस चीज से? लोन को दे करके, लोन पर जो इंटरेस्ट मिलता है उससे वह अर्न करती है। तो यहां पर जो कह रहा है लाइबिलिटी है, यह बात गलत है। और जैसे ही तीसरा बात गलत है, तो फिर एलिमिनेशन के थ्रू यह क्वेश्चन आपसे क्या होता है, बन जाता है। वीडियो को देख रहे हो, ध्यान से देखो आप, ठीक है। इसके साथ साथ इस पीडीएफ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, आप उसको आराम आराम से पढ़िए। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से लॉजिकल चीजें लिखी हुई है, विथ द फैक्ट, विथ द नॉलेज। अगर आप नॉलेज के साथ लॉजिक लगाते हो, चीजें आसान हो जाती है, समझना भी आसान हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो फिर आप पीवाईक्यू को बनाते चलिए और यहां पर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको भी फॉलो करते चलिए। चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं।